वेलकम टू प्रोफेशनल टैक्स फेयर। तो आज अपन देखेंगे कि हाउ टू रीड अ बैलेंस शीट। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी बैलेंस शीट समझा पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर आता है कंपनी का नेम, मैंने हाइड कर रखा है। और यहाँ पे सिन नंबर्स, जो कंपनी के हर एक डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के नंबर होता है। आइडेंटिफिकेशन नंबर, लाइक कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर आता है बैलेंस शीट एज ऑन डेट। बैलेंस शीट हमेशा बनती है एज ऑन डेट। एज ऑन डेट मतलब जैसे 31 मार्च 2023 उसको। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है फॉर द पीरियड कि एक अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023। तो इस चीज को बैलेंस शीट बनती है एज ऑन द डेट। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें आती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ये लाइक लाइबिलिटीज वगैरह कि आपको किसको कितना क्या पे करना है या शेयर होल्डर वगैरह, वो सारी चीजें आती है। सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में वो कैपिटल आती है, ये जो शेयर कैपिटल होती है ये होता है जो ओनर कंपनी में पैसा लगाता है। या जैसे सपोज दो है शेयर होल्डर है, उन्होंने कंपनी स्टार्ट करी, तो उन्होंने 1 लाख इसकी कैपिटल है, तो उन्होंने 50-50 हजार रुपये कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। तो जो ओनर का जो फंड है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, उसके बाद में एज ए रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जैसे कोई भी इनका रिजर्व हो गया या फिर कोई भी प्रॉफिट हो गया जो ये शेयर होल्डर में नहीं बांटते, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है रिजर्व एंड सरप्लस में। इसको मैं आपको इन डिटेल में आपको बताता हूँ। पहले मैं फर्स्ट वाले को बताता हूँ। ठीक है, इसके जो नोट्स टू अकाउंट्स क्रिएट है, तो उससे क्या है कि आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। और ये चीज़ें कभी भी जो फिगर्स वगैरह है वो यहाँ पे नहीं फीड किए जाते, वो जब इनके जो नोट्स टू अकाउंट्स है उनमें फीड किया जाता है। तो स्टार्ट सबसे पहले जो नोट्स टू अकाउंट्स है वो शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले आती है ऑथराइज कैपिटल, कि कंपनी के पास ऑथराइज कैपिटल कितनी है। कभी भी ऑथराइज कैपिटल ज़्यादा होगी, बट कभी भी इशूड कैपिटल उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जितना आपको ऑथराइज है उतना ही तो आप इशू कर सकते हो और उतना ही आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तीनों अलग अलग चीज़ें। तो ऑथराइज कैपिटल हमेशा हाईएस्ट। तो नॉर्मली अगर कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है प्राइवेट लिमिटेड, तो उसकी 1 लाख रुपीज़ होती है। तो एक शेयर 10 रुपीज़ का है, तो जो नंबर ऑफ शेयर है वो 10,000 है। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल इसकी 10,000 है, इशूड कैपिटल भी इसकी 10,000 है, और जो सब्सक्राइब कैपिटल भी 10,000 है। फिर ये तीनों तीनों सेम, बट जरूरी नहीं कि हर कंपनी में तीनों सेम रहे। ठीक है, अब जो ये आता है ये शेयर होल्डर। तो इसमें दो शेयर होल्डर है, तो इन दोनों का नाम और इनका जो भी हाफ ऑफ रेशो। उससे पहले और कोई शेयर होल्डर था, कोई कंपनी वगैरह थी, तो उनका पूरा। ये एक्चुअली जो बैलेंस शीट है वो एज ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, तो इसमें थोड़े से आपको चेंजेस दिखेंगे, बट वो आप आगे चीज़ों को समझ जाओगे जब मैं अगर आगे कोई वीडियो बनाऊँ तो उस चीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों शेयर होल्डर के नाम आ जाते हैं कि कौन कौन ओनर है, जैसे कि इनकी क्या क्या शेयर होल्डिंग वगैरह है, हर चीज़। उसके बाद में ये चीज़ सेम आती है कि कुछ साल में किसी और कुछ शेयर पास ऑन कर रखे हैं, उनको सेल कर रखे हैं, तो अगर कुछ भी चेंजेस वगैरह होते हैं या फिर कोई न्यू शेयर इशू किए या फिर कुछ शेयर वापस से बाईबैक किए, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। अभी अपन फर्स्ट नोट टू अकाउंट्स में है, शेयर कैपिटल वाले में। ठीक है, अब इसके बाद में आता है ये रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें मोस्टली जो अपन कैपिटल रिजर्व या कुछ भी शेयर है, अपन अगर प्रीमियम भी इशू करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम, या फिर जो अपने प्रॉफिट होते हैं जो अपन शेयर होल्डर को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते, वो सब चीज़ें यहाँ पे आती है। ये इनका रिजर्व सरप्लस। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, ये जैसे हमेशा कंपनी की बैलेंस शीट बनती है तो वो 2 ईयर्स की बनती है फॉर द कंपेरिजन, की दोनों में आप कंपेरिजन कर सको। तो ये इनका ओपनिंग बैलेंसेस है, जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस जो रिजर्व सरप्लस का होता है वो चीज़ आती है। इसमें प्रॉफिट वगैरह, प्रॉफिट या लॉस जो कंपनी को है वो इसमें ऐड ऑन होता है। इसके बाद में एनसीए, ये अपन इसको देखेंगे बाद में। ये होता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में बनता है ये, तो उसमें अपन देखेंगे। अभी अपन बात करें सिंपल बैलेंस शीट की। ये कुछ भी अगर आप रिजर्व वगैरह क्रिएट करोगे तो वो एडिशनल रिजर्व आप कर सकते हो, जैसे लाइक कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो सब चीज़ें। अब ये डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, मैं अगर आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं, तो आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर जो एक अकाउंटिंग करते हो वो एज पर कंपनी एक्ट करते हो। और इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन अलाउ होता है वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट अलाउ होता है। दोनों के डेप्रिसिएशन के मेथड अलग अलग रहता है। तो हमेशा इन चीज़ों में फ़र्क आता है कि एज पर कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन आ रहा है 100 रुपीज़, और एज पर इनकम टैक्स आ रहा है डेप्रिसिएशन आ रहा है 20 रुपीज़। तो आज तो मुझे 20 रुपीज़ अलाउ होंगे, बट कल को जाके मुझे जो रिमेनिंग 80 रुपीज़ है वो भी अलाउ होंगे। तो मैं अभी मुझे एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इसलिए इसका बन जाता है डेफर्ड टैक्स एसेट की। आज मैं एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहा हूँ, बट कल को जाके मैं कम टैक्स भरना पड़ेगा इसलिए।
तो ये चीज़ रहता है इसमें। ये नोट्स 5 वाले में है, जैसे अपन आगे इसमें थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से। ये आ गया यहाँ पे डेफर्ड टैक्स, ऐसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो जो भी सेटअप करके अपन को लिखना पड़ता है, ये जो अपन बैलेंस शीट देख रहे हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्रिएट कर रखी है। ठीक है, और फिर आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो इसमें जो भी लोन जो आपको 12 मंथ्स में पे नहीं कर रहे हैं, जैसे सपोज अगर अपन में यहाँ पे हूँ, ये बैलेंस शीट बनी 31 मार्च 2023, तो अगर ऐसा कोई भी लोन है जो मुझे 31 मार्च 2024 के बाद में पे करना पड़ेगा, मतलब बैलेंस शीट से 12 मंथ्स बाद में, तब वो आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। जैसे मैं अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कभी भी कोई भी अमाउंट अपन यहाँ पे नहीं लिखते अपन, सारे अमाउंट्स लिखते हैं नोट्स अकाउंट में, फिर देन वो यहाँ पे अपन उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करवा देते हैं। अब जैसे जो भी इनके कार लोन वगैरह ऐसे कुछ लोन है, तो वो सारे यहाँ पे आ गए। कोई भी बॉन्ड्स वगैरह है, आपने कोई भी इशू कर रखे है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, जो 12 मंथ से ज़्यादा के लोन है, अपन जैसे ये नॉर्म्स है कंपनीज के कि आपको सिक्योर्ड लोन अलग शो करना पड़ेगा, अनसिक्योर्ड लोन अलग शो करना पड़ेगा। तो ये सारी सारी चीज़ें हैं। फिर कोई भी आप रिलेटेड पार्टी से लोन लेते हो, तो वो भी आपको अलग शो करना पड़ेगा। रिलेटेड लाइक इनके जो डायरेक्टर हो गए, या फिर और कोई कंपनीज होगी जिनमें इनकी होल्डिंग है, या एसोसिएट सब्सिडरी, वो सारी बातें इसमें आती है। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड जो भी सारे लोन है, आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे शो करने पड़ेंगे। ये है डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स। कोई भी आपको ग्रांट मिली कि सपोज अगर आप 5 साल ही काम करेंगे तो आपको इतने रुपए मिलेंगे, बट पैसा एडवांस मिल जाता है, तो आप उसको पूरा बुक नहीं कर सकते, आप उसको आपकी इनकम में। तो जैसे जैसे आपके 5 साल बीतेंगे, आप उस हिसाब से उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लोगे। ये बेसिकली कोई सोलर कंपनी है, तो मैंने उसके लिए तो थोड़ा सा उस उन्हीं को मिलती है मोस्टली, जो गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में श्योर हो रही होगी। ठीक है, अब फिर आते हैं, ये तो हो गया आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज जो आपके 12 मंथ से ज़्यादा के होते हैं। फिर आते हैं अपन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले आता है ट्रेड पेबल। आजकल एमएसएमई के ट्रेडर्स को अपन को अलग शो करना पड़ता है, ये तो काफ़ी सालों से हो रहा है, बट अलग अलग शो करना पड़ेगा, क्योंकि कोई एमएसएमई का क्रेडिटर है या फिर नहीं है, तो उन चीज़ों को दोनों अलग अलग शो करना पड़ेगा अपन को। अभी इनके नोट्स अकाउंट इनका थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। जैसे इसमें अपन को ट्रेड पेबल पहले अपन इस साल के शो करेंगे। ये अपन है कि जैसे अपन उनसे पेमेंट नहीं मांगते अभी, बट फिर भी अपन ने उनको सेल कर दिया, बट अपन ने उनसे पेमेंट नहीं मांगा। कोई चीज़ है, ये अनबिल्ड है, ये कोई 6 मंथ से जो मतलब 31 मार्च 2023 को अगर कोई 6 मंथ के अंदर अंदर कोई क्रेडिटर हुआ है, तो वो चीज़ यहाँ पे आएगा। ये 1 साल 2 साल, ये उनकी एजिंग बताते हैं। तो एजिंग से आइडिया लग जाता है कि अगर कोई पुराना क्रेडिटर है, तो आपने उसको पेमेंट नहीं किया, तो क्यों नहीं किया पेमेंट। जैसे रूल है कि एमएसएमई में जैसे भी काफ़ी हॉट टॉपिक चल रहा था कि अगर आप 45 डेज में पेमेंट नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने नॉर्म्स वगैरह लगा रखे हैं। कुछ भी एमएसएमई पेमेंट है वो अलग, अदर्स है, कहीं डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है आपके, वो अदर्स है, और जो एमएसएमई के अलावा किसी और में डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो अलग है। और ये सेम टू सेम प्रीवियस ईयर की कहानी। मुझे नहीं लगता आपको इसमें दिक्कत होगी कोई। और ये अदर करंट फाइनेंशियल लायबिलिटी, लाइक जो आपको 12 मंथ के अंदर मिलेगा। अब कोई पेमेंट, अब सपोज कोई बड़ा सा लोन है, वो 1 CR का लोन है, वो आपको वन शॉट पेमेंट करना है। तो अब सपोज वो आपको पेमेंट करना है, अभी जैसे अपन 31 मार्च 2023 को है, तो आपको पे करना है सपोज 2 मई 2024। तो आज अगर जो बैलेंस शीट कुछ है, वो 5 साल पहले लिया था, बट आप पे तो अब कर रहे हो ना, आप 12 मंथ के अंदर पे कर रहे हो, तब वो लोन आ जाएगा अपनी करंट लाइबिलिटीज में। तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि कोई अमाउंट बढ़ा है फिर लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया तो वो ही सिर्फ नॉन करंट में नहीं। अगर आप 12 मंथ्स में पे कर रहे हो उसको, और उसकी आ गई है मेच्योरिटी, तो आप उसको करंट में लाना पड़ेगा आपको। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो जैसे इसमें एक लोन है, जैसे अब ये लोन है एसबीआई का, तो ये 2 करोड़ का लोन था, तो एक्चुअली 2 करोड़ 8 लाख का था। बट जो भी सपोज जैसे 2 करोड़ इसकी क्लोजिंग है, तो ये पूरा 2 करोड़ का मतलब है कि इसमें जो करंट पोर्शन है ना, वो उन्होंने अलग से शो कर रखा है। और ये नॉन करंट पोर्शन मतलब ये 12 मंथ्स के आगे का लोन जो पेमेंट करेंगे, और जो आने वाले 12 मंथ्स है, उसमें अपन क्या पे करेंगे, उसमें अपन ये वाला सिर्फ 20,60,000, ये प्रिंसिपल की बात हो रही है, ये अपन पे करेंगे 12 मंथ्स में। तो इसलिए अपन ने इसको करंट दिखा दिया और बाकी के पोर्शन को नॉन करंट दिखा दिया। तो ऐसे इस चीज़ की अकाउंटिंग होती है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, कोई भी ऑडिट फीस की ऑडिट फीस नॉर्मली 1 साल में पे करेंगे ना हमें, ऐसा थोड़ा ना कि आराम से पे करेंगे, तो वो करंट लायबिलिटीज होती है। इसमें प्रोविजन वगैरह सारी चीज़ इसमें आ जाती है। अदर करंट फाइनेंशियल, इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसमें शॉर्ट टर्म आएंगे और यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है।
ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन लाइक जो भी आपको लगेगी अगले 12 मंथ्स में आपको कोई भी चीज़ होने वाली है जो एकदम सर्टेन है, तो उनका आप प्रोविजन वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो इससे अपन को करंट साइड, अपन को करंट लाइबिलिटीज साइड, जो जो नॉन करंट, अपन को आइडिया लग गया काफ़ी हद तक। ठीक है, इनके नोट्स अकाउंट्स भी यही है, आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिए तब आपको एक आइडिया लग जाएगा। बात ही नॉन करंट हो, ये एक्चुअली बैलेंस शीट है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर इंड एस होते तो पहले एसेट्स आते, फिर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आती है। सबसे पहले आता है पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। जो भी टेंजेबल है, इसमें आपको अलग से शो करना पड़ता है, इसमें बेसिकली प्रॉपर्ली शो नहीं करा, मैं आपको बताता हूँ। जो टेंजेबल होते हैं, जो इंटेंजेबल होते हैं, जो WIP होता है, जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है, आपको सारी चीज़ें अलग अलग शो करना पड़ेगा। इसमें जो इन्वेस्टमेंट वगैरह होते हैं वो भी आपको अलग अलग शो करने पड़ेंगे। नॉन करंट एसेट्स, जो भी आपको एसेट्स जो आपको 12 मंथ्स में वो कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे, 12 मंथ्स के बाद में कैश में कन्वर्ट होंगे, या फिर आप उनको यूज़ करोगे 12 मंथ से ज़्यादा के लिए, वो चीज़ यहाँ पे आती है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ये आप 12 मंथ से ज़्यादा करते हो, ये जो मैंने आपको बताया था ऊपर, वो था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट्स, कि अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हो इनकम टैक्स तो ये आपका एसेट है, और अगर आप कम पे करते हो तो आपकी लाइबिलिटीज़ है, फिर आपको आगे जाके पे करना पड़ेगा, इसलिए। नॉन करंट लोन, आपने किसी को लोन ले रखा है जो 2-3 साल बाद में पेमेंट करेगा, 12 मंथ बाद में पेमेंट, तो वो नॉन करंट में आएगा। और कोई भी एसेट्स, जैसे लाइक कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कुछ भी अगर आपको लगेगी जो 12 मंथ्स बाद में कैश में कम, कैश में कन्वर्ट होंगे, तो वो चीज़ आप यहाँ पे शो कर सकते हो उसमें। अब बात आती है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज सबसे पहले आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमेशा करंट में ही रहता है इसमें। तो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री अपन ये मान के चलते हैं कि आप आने वाले 12 मंथ्स में आप उसको सेल कर दोगे, तो वो चीज़ यहाँ पे शो होती है। ये आपके P&L में भी शो होता है और यहाँ पे शो होती है, वो एक इसके अलग सेपरेट में रहेंगे। फिर ट्रेड रिसीवेबल, जैसे ट्रेड पेबल है वैसे ट्रेड रिसीवेबल है कि अपन किन से अमाउंट वगैरह अपन को रिसीव करना है। तो इसमें जैसे आप देखेंगे नॉन करंट में आपको रिलेटेड पार्टी, अनरिलेटेड पार्टी प्रॉपर्ली आपको शो करना पड़ेगा। नॉन करंट में जैसे आपने बैंक डिपॉजिट कर रखा है, FD वगैरह, वो चीज़ यहाँ पे शो होगी जो 4 साल 5 साल इनकी मेच्योरिटी रहती है। फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो आप राइट ऑफ करोगे, ये चीज़ रहता है इसमें। जैसे ट्रेड रिसीवेबल, जैसे ट्रेड पेबल का था सेम, क्या MSME के कौन है, अदर्स कौन है, क्लियर उनकी एजिंग वगैरह प्रॉपर्ली आपको शो करना पड़ता है इस चीज़ में आपको। अब बात आती है कैश एंड कैश इक्वलेंट। ये जैसे ये वाला आपका है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो इसमें जैसे जो कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, या फिर कोई भी ऐसी FD जो 3 मंथ्स में मैच्योर हो जाएगी, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती है। वो एज ए कैश माना जाता है, एज ए लिक्विड मनी माना जाता है। तो अगर 3 मंथ्स में कोई भी FD आपकी मैच्योर होने वाली, तो वो फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे आ जाती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, एंड देन कम टू द 18 पॉइंट। 18 पॉइंट यहाँ पे। ओके, तो ये 18 पॉइंट अपन ने देख लिया, तब आगे अपन बढ़ते हैं शॉर्ट टर्म। कोई भी आपका ऐसा मतलब आपका इंटेंशन रहता है मैनेजमेंट का कि आप 12 मंथ्स में आप उससे रिकवर कर लोगे, तो आप वो शॉर्ट टर्म में डालोगे। और कोई भी ऐसे जो आपको 12 उनमें आप कवर कर सकते हो, आप यहाँ पे डालोगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई बिल वगैरह है जो आपको लगता है अनबिल्ड आपने नहीं कर रखा, बट आप नॉर्मली आप उससे रिकवर कर ही लोगे, आप वो चीज़ कर सकते हो। ये जो मतलब मेड क्रेडिट वगैरह होती है, या फिर कोई TDS वगैरह कट होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहता है, तो आपको पता है, आप रिटर्न फिल करके और आपको 12 मंथ्स के अंदर अंदर वो चीज़ मिल जाएगा। तो आप वो चीज़ इसमें कर सकते हो। इसमें दो बार है, इसमें इसमें एक्चुअली सब्सिडी का भी काफ़ी अच्छा खासा डाटा है, क्योंकि एज ए कंसोलिडेट, सॉरी, बैलेंस शीट थी ये। ठीक है, ये P&L है, मैं इसको बाद में देखूंगा। तो इससे आपको पूरा एक आइडिया लग गया होगा कि बैलेंस शीट कैसे क्या रहती है, और दोनों का टोटल इक्वल आता है। उसके बाद में ये लिखा जाता है नोट्स अकाउंट, जो भी CEO होता है वो यहाँ पे साइन करता है, और जो दो डायरेक्टर रहते हैं वो यहाँ पे साइन करते हैं। तो ये पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। और अगली क्लास में मैं देखूंगा P&L वगैरह को कैसा अपन चीज़ें करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।